हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम कर रहे हैं अपना सीएमए फाइनल लॉ की एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने 45 एमसीक्यूज कवर करे थे। आज भी मैं 45 या 50 एमसीक्यूज आज की वीडियो में भी कवर कर दूंगा। इससे ज्यादा मैं कवर इसलिए नहीं करता कि वो वीडियो बोरिंग ना हो जाए, लंबी ना हो जाए ज्यादा, और आप लोगों के लिए मैनेजेबल हो। तो आज की वीडियो में 45-50 एमसीक्यूज हम और कवर करेंगे, क्योंकि समझाते समझाते चलूंगा। तो लास्ट वीडियो में भी हमने 45 के आसपास कवर करे थे। दूसरी बात यह कि जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा था वो पार्ट 1 भी देख लेना एमसीक्यू सीरीज का। अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, उसको भी देख लेना। और ये एमसीक्यूज मैं कहां से करवा रहा हूं, ये आपके सीएमए इंस्टीट्यूट का ही क्वेश्चन बैंक है, रिलीज करा हुआ एमसीक्यू बैंक, वहां से करवा रहा हूं। तो ये एमसीक्यू बैंक अगर आपके पास नहीं हो तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा। मैंने टेलीग्राम में पीडीएफ डाल दी है, मेरे टेलीग्राम से ले लेना। तो टेलीग्राम का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलो करते हैं स्टार्ट। आज हमने एमसीक्यू नंबर 46 से करना है। 45 तक हमने पार्ट 1 में कर लिया था। एमसीक्यू 46 क्या बोलता है जरा देखना। कहता है कंपनी में रिमूव अ डायरेक्टर विद और बोर्ड रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, अप्रूवल ऑफ आरओसी। आपको एक चीज बता दूं, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर का जो सेक्शन है वो है सेक्शन 169। सेक्शन 169। और वो ये बोलता है कि जब भी कोई कंपनी डायरेक्टर रिमूव करेगी तो उसको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा शेयर होल्डर से। तो इसका आंसर हो गया ये ऑप्शन 2। इसका आंसर हो गया ऑप्शन 2। नेक्स्ट, मैनेजिंग डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट इज रेटिफाइड इन एजीएम थ्रू। रेटिफाइड का मतलब होता है सब्सिक्वेंट अप्रूवल। तुमसे कोई पूछ ले कि रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, तो रेटिफाइड का मतलब होता है सब्सिक्वेंट अप्रूवल, मतलब किसी चीज को बाद में दोबारा अप्रूव करना। होता क्या है कि एमडी को ना अपॉइंट करने के कई तरीके होते हैं। आप एमडी को एग्रीमेंट के थ्रू अपॉइंट कर सकते हो, एओए के थ्रू अपॉइंट कर सकते हो। कंपनी में जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है उसको अपॉइंट करने के 4 रूट होते हैं। आप एग्रीमेंट करके उसके साथ एग्रीमेंट कर लो, उसको अपॉइंट कर लो, उसको क्या कहते हैं एओए के थ्रू अपॉइंट कर लो कंपनी बनते के टाइम पे, या एओए में पावर डाल के उसको बोर्ड रेजोल्यूशन पास कराकर अपॉइंट कर लो, या उसको शेयर होल्डर का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कराकर अपॉइंट कर लो। अगर आपने उस एमडी को बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू अपॉइंट करा है तो जैसे ही नेक्स्ट एजीएम आएगी उसके अंदर शेयर होल्डर से भी अप्रूवल लेना पड़ता है उसकी अपॉइंटमेंट का। उसी को हम बोलते हैं रेटिफिकेशन, और उसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है। तो इसका आंसर होगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। कौन सा है? तो मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंटमेंट शैल बी रेटिफाइड इन एजीएम थ्रू ऑर्डिनरी। इन्होंने रेजोल्यूशन वर्ड लिखा नहीं यहां पे, लेकिन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। नेक्स्ट, सेक्शन 203। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट। इन दोनों का आंसर ही ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट, सेक्शन 203 प्रोवाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी। आपको पता होगा की मैनेजरियल पर्सोनल होते हैं, तो उनका जो अपॉइंटमेंट है, केएमपी होते कौन है? जो उसमें एमडी आता है, कंपनी का सीएस आता है, कंपनी का सीईओ आता है, सीएफओ आता है। केएमपी की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2 क्लॉज 51 में, लेकिन केएमपी का अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या है वो सेक्शन 203 में दिया हुआ है। तो यहां पे सेक्शन 203 प्रोवाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी। नेक्स्ट, द एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी इज मेंशन्ड इन शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 एक्चुअल में बता देता हूं आप लोगों को पता होगा, कंपनी लॉ में टोटल में 470 सेक्शंस एंड 7 शेड्यूल्स है, जिसमें शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग आप लोग बैलेंस शीट बनाते हो, शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग आप लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। तो उसी में एक शेड्यूल 5 है जिसमें ना कुछ कंडीशंस दी हुई हैं कि अगर आप जब भी किसी कंपनी के अंदर एमडी को अपॉइंट करोगे तो उसको ये कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। वो कंडीशन शेड्यूल 5 में दी हुई है, तो इसका आंसर हो गया शेड्यूल 5। नेक्स्ट, मैक्सिमम रेम्यूनरेशन टू ऑल मैनेजर पर्सोनल 11% होता है। वो ये रहा 11%। कंपनी अपने सारे डायरेक्टर्स, एमडी वेमडी सबको मिलाकर मैक्सिमम कितना रेम्यूनरेशन एक साल में बांट सकती है? 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। इसका सेक्शन है 197। सेक्शन है 197। वो ये बोलता है कि एक कंपनी एक साल में मैक्सिमम जो उनका नेट प्रॉफिट है उसका 11% तक का वो रेम्यूनरेशन बांट सकती है डायरेक्टर्स के अंदर। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट स्टॉक ऑप्शन, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन नहीं मिलता, ईसोप नहीं मिलता। इसका सेक्शन है 149। नॉलेज के लिए बता रहा हूं साथ साथ ये, और उसके अंदर लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को स्टॉक ऑप्शन नहीं मिलता। नेक्स्ट, बोर्ड डायरेक्टर्स रिपोर्ट इज एड्रेस टू शेयर होल्डर्स। वैसे मैं एक चीज नॉलेज के लिए बता दूं, जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं ना, उनकी रिपोर्ट आरओसी को भी जाती है, हर साल जब बैलेंस शीट लगती है उसके साथ लगकर जाती है, शेयर होल्डर्स के आगे भी रखी जाती है, और अगर वो कंपनी लिस्टेड है तो सेबी को भी जाती है। तो यहां पे मगर पहले हमेशा शेयर होल्डर्स के आगे रखी जाती है। तो यहां पे आरओसी का ऑप्शन भी है, लेकिन साथ में मेंबर्स का भी ऑप्शन है, और इसने ऑल ऑफ द अबव या एनी ऑफ द अबव वाला ऑप्शन नहीं दिया। तो इसलिए आप मेंबर्स पे टिक करना, वरना अदरवाइज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो हर साल रिपोर्ट बनती है, हर साल क्या करते हैं डायरेक्टर्स एक रिपोर्ट रेडी करते हैं जिसमें उन्होंने पूरे साल में क्या करा, उनके फ्यूचर प्लान्स क्या है, वो सबको एक रेडी करके रिपोर्ट बनाते हैं, बोलते हैं बोर्ड रिपोर्ट। इस साल बोर्ड मीटिंग में उन्होंने क्या क्या डिस्कशन करे। तो वो जो बोर्ड रिपोर्ट होती है वो हर साल 2 लोगों को तो जाती है। एक तो शेयर होल्डर्स के आगे रखी जाती है,
प्लस एड्रेस की जाती है, प्लस उसकी एक कॉपी किसको भेजी जाती है, आरओसी को भेजी जाती है। और अगर वो कंपनी लिस्टेड है तो उसकी एक कॉपी सेबी को भी भेजी जाती है। लेकिन अब दिक्कत वाली बात यह है कि यहां पे आरओसी भी गिवन है, मेंबर्स भी गिवन है, मेंबर मतलब शेयर होल्डर। लेकिन अगर और ऑल ऑफ द अबव या एनी ऑफ द अबव ऑप्शन है नहीं, तो इसमें बेटर आंसर इसका मेंबर्स होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट, पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी रिस्ट्रिक्टेड सब्जेक्ट टू कंपनीज एक्ट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, रेजोल्यूशन, जनरल मीटिंग, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। मतलब हमारे ना कंपनी लॉ में पावर्स ऑफ बोर्ड दी हुई है, पावर्स ऑफ बोर्ड वो दी हुई है सेक्शन 179 में, कि डायरेक्टर्स क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। जैसे डायरेक्टर कॉल मनी मंगा सकते हैं, डायरेक्टर्स बायबैक के लिए अप्रूवल दे सकते हैं, डायरेक्टर मर्जर के लिए अप्रूवल दे सकते हैं, किसी कंपनी में सीएस अपॉइंट करना उसके लिए डायरेक्टर अप्रूवल देते हैं। तो ऐसे सेक्शन 179 में डायरेक्टर्स की बहुत सारी पावर्स दी हुई है। तो अगर हम उन पावर्स पर रोक लगाना चाहते हैं, रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं उन पावर्स को, या किसी और डायरेक्टर की पावर को जो आर्टिकल्स में लिखी हुई थी उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, तो हम कई रूट से कर सकते हैं। हम कंपनी एक्ट के थ्रू रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, हम एओए के थ्रू रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, हम शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन पास करके रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हर रूट से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं उस पावर को, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इज प्रोवाइडेड अंडर शेड्यूल। शेड्यूल ये गलत लिखा, तुम्हारा एमसीक्यू ही गलत बनाया। कंपनी लॉ में शेड्यूल सिर्फ 7 ही है। ये कह रहा है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किस शेड्यूल में डिफाइन है, 188, 189, या एक्चुअल में इसने लिख दिया शेड्यूल, यहां पे सेक्शन की बात होती थी। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सेक्शन नंबर 188 में डिफाइन है। शेड्यूल तो कंपनी लॉ में 7 ही है, 188 कहां से आ जाएंगे, टोटल शेड्यूल ही कंपनी लॉ में 7 है। लेकिन कंपनी लॉ में सेक्शन 470 है और उसमें से सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में डील करता है। तो यहां पे वर्ड शेड्यूल की जगह सेक्शन होना चाहिए, तो इन्होंने क्वेश्चन गलत ड्राफ्ट करा तुम्हारे स्टडी मेड वालों ने, इंस्टीट्यूट वालों ने। तो इसका शेड्यूल की जगह सेक्शन होना चाहिए, तो आंसर आएगा इसका 188। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सेक्शन 188 में डिफाइन है। नेक्स्ट, मेजॉरिटी ऑफ द ऑडिट कमेटी मेंबर्स शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं वो। आपको एक पता होगा हर एक कंपनी किसका सेक्शन है 177, नॉलेज के लिए बता देता हूं 177। हर एक कंपनी को क्या करनी पड़ती है, एक ऑडिट कमेटी बनानी होती है। ऑडिट एक याद रखना, ऑडिट कमेटी कभी ऑडिट नहीं करती। नाम से लग रहा है ऑडिट कमेटी तो ये ऑडिट करती होगी, नहीं, ऑडिट तो ऑडिटर ही करता है। और वो कौन होता है, प्रैक्टिसिंग सीए। ऑडिटर ने ढंग से काम करा या नहीं करा वो चेक करती है ऑडिट कमेटी। तो ऑडिट कमेटी का काम क्या होता है कि ऑडिटर ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा उसको चेक करना, किस ऑडिटर को कंपनी में रखना है किसको नहीं रखना, उसकी रिकमेंडेशन देना, ये सब काम ऑडिट कमेटी का होता है। लेकिन ऑडिट कमेटी खुद ऑडिट नहीं करती। तो लॉ कहता है कि जो कंपनी की ऑडिट कमेटी है उसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। हर एक ऑडिट कमेटी की जो टीम बैठती है उसके अंदर जो मेजॉरिटी डायरेक्टर्स होंगे वो कौन होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेपरेटली शैल मीट एटलीस्ट डैश इन अ कैलेंडर ईयर वंस। हर एक जो जितने भी कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं, लॉ कहता है उनको साल में कम से कम एक मीटिंग अपनी खुद की भी करनी चाहिए। इसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, नॉर्मल डायरेक्टर्स नहीं होंगे। तो इसका आंसर हो गया वंस। फॉर बोर्ड मीटिंग कोरम एज पर द कंपनी एक्ट इज, अच्छा आपको पता होगा बोर्ड मीटिंग में कोरम कितना होता है, 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। कंपनी में जितने टोटल डायरेक्टर उसका 1/3 और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर, दोनों में से जो ज्यादा है। तो इसका आंसर हो गया 1/3 टोटल नंबर डायरेक्टर्स नहीं, 2/3 ऑफ टोटल नंबर डायरेक्टर नहीं, 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर। कोरम पता है ना सबको क्या होता है, कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग। मतलब हर एक मीटिंग में कम से कम इतने बंदे तो आने चाहिए तभी कोरम वैलिड होगा। तो कोरम कैलकुलेट कैसे करते हैं, जैसे मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसके अंदर टोटल में 10 डायरेक्टर्स हैं, टोटल में 10 डायरेक्टर्स हैं। तो कोरम कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर, दोनों में से जो ज्यादा है। तो अगर हम 10 का 1/3 निकालें तो 10 का 1/3 हो गया 3.33, ये हो गया 1/3। तो 3.33 को आप राउंड ऑफ करके कर दोगे 4, क्योंकि अब बंदे की आधी मुंडी तो काटोगे नहीं है ना। तो 3.33 के लिए 3 डायरेक्टर पूरे ले लोगे और 0.33 वाले का एक बंदे का सिर्फ ऊपर का हिस्सा लोगे, ऐसे तो नहीं होने वाला ना। तो इसको राउंड ऑफ करके कितना कर दोगे 4। तो इसका आंसर होगा 4 और 2 विच एवर इज हायर, दोनों में से जो ज्यादा हो, दोनों में से जो ज्यादा हो। तो ज्यादा का कितना निकल कर आएगा 4। तो इसका मतलब आपकी कंपनी में अगर 10 डायरेक्टर है तो उसमें से कम 4 मीटिंग में आएंगे तभी कोरम वैलिड होगा, ये तभी कोरम क्या होगा, वैलिड होगा। तो कोरम कैसे कैलकुलेट करते हैं समझ आ गया। तो ये रहा कोरम का आपका प्रोविजन। तो 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर शैल बी द कोरम। नेक्स्ट, if dash of the director required that a resolution under circulation be placed on the board meeting for decision, it has to be complied with। इसका आंसर होगा 1/3। ये क्या चीज है मैं तुम्हें बता देता हूं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो 2 तरीके से डिसीजन लेते हैं, या तो वो मीटिंग बुलाकर लेते हैं
मीटिंग के अंदर डिसीजन लेते हैं या वो रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से लेते हैं? रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन का सेक्शन है 175, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आरओसी, आरबीसी। इसका सेक्शन है 175 रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन का। इसमें क्या होता है कि डायरेक्टर्स को अगर कोई डिसीजन लेना है तो वो रेजोल्यूशन की कॉपी सारे डायरेक्टर्स के घर में भेज देते हैं, मीटिंग नहीं बुलवाते, रेजोल्यूशन की कॉपी सारे डायरेक्टर्स के घर में भेज देते हैं और उनको बोल देते हैं कि भाई आप इसके ऊपर हां या ना में जवाब दे दो। दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। तो वो फिर रेजोल्यूशन उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है। तो अगर डायरेक्टर्स ये चाहते हैं, वो कोई मैटर ऐसा है जिसको वो आरबीसी से डिस्कस कर रहे थे, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अगर वो ये चाहते हैं कि नहीं यार इसको आरबीसी से डिस्कस करने में मजा नहीं आ रहा, आमने सामने बैठेंगे, बैठ के बात करेंगे, इसको बोर्ड मीटिंग के अंदर ही डिस्कस करेंगे, तो वो कर सकते हैं। उसके लिए 1/3 मेंबर्स की कंसेंट होनी चाहिए। तो वो आरबीसी से उस मैटर को ट्रांसफर करके कहां लेकर जा सकते हैं? बोर्ड मीटिंग में लेकर जा सकते हैं। 1/3 मेंबर की कंसेंट हो, जिसका आंसर होगा 1/3। नेक्स्ट, मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग आर साइंड बाय चेयरमैन ऑफ द कंपनी। मिनट बोर्ड मीटिंग साइन कौन कर सकता है? चेयरमैन करता है। वो प्रेजेंट मीटिंग का भी कर सकता है, नेक्स्ट मीटिंग का भी कर सकता है। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग आर टू बी प्रिजर्व फॉर 5 years, 8 years, 10 years परमानेंटली। बोर्ड मीटिंग के मिनट्स को कितने साल तक रखा जाता है? मैं तुम्हें नॉलेज के लिए बता दूं, दो चीजें होती हैं। अगर वो फिजिकल मिनट्स हैं, फिजिकल मिनट्स, तो 8 साल के लिए रखा जाता है। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो परमानेंटली रखा जाता है। अब तुम्हारे स्टडी मैट में ना ये नहीं बताया तुम्हारे क्वेश्चन आंसर्स के अंदर कि ये फिजिकल मिनट्स हैं या अगर उनकी देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉपी है, कंप्यूटर में पढ़े हैं, तो उन्हें लाइफ टाइम के लिए रखा जाता है परमानेंटली। और अगर वो फिजिकल हार्ड कॉपी में तो उन्हें 8 साल के लिए मेंटेन किया जाता है, मिनट्स को, मिनट्स की कॉपी को अपने पास रखा जाता है। अब इन्होंने यही नहीं बताया कि फिजिकल में या इलेक्ट्रॉनिक में, तो इनका आंसर चेक कर लेते इन्होंने क्या दिया हुआ है, क्योंकि इसके दो आंसर बैठ रहे हैं। इन्होंने इसका आंसर क्या दिया है? मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग आर टू बी प्रिजर्व परमानेंटली। इन्होंने आंसर परमानेंटली लिखा, मतलब ये प्रिज्यूम करके चल रहे हैं कि मिनट्स इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन हो रहे हैं। मैंने अभी तुम्हारे बताया ना, मिनट्स दो तरीके से मेंटेन होते हैं। अगर फिजिकल फॉर्म में, हार्ड कॉपी फॉर्म में, तो उन्हें 8 साल तक के लिए संभाल के रखना होता है, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, कंप्यूटर में, तो उन्हें लाइफ टाइम के लिए मेंटेन करना होता है। तो इसका आंसर उन्होंने परमानेंटली दिया है। इसका मतलब प्रिज्यूम करके चल रहे हैं कि मिनट्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। नेक्स्ट, मिनट्स आर सपोज टू बी केप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस। मिनट्स कहां रखे जाते हैं? रजिस्टर्ड ऑफिस में रखे जाते हैं। एसएफआईओ स्टैंड्स फॉर, कंपनी लॉ में एक अथॉरिटी है एसएफआईओ, जो सीरियस ऑफेंसेस को देखती है, उसका नाम होता है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ये रहा, इसका आंसर होगा सी, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, द डिसीजन टू ऑथराइज बायबैक ऑफ बोर्ड कैन बी मेड बाय रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन ओनली इन बोर्ड मीटिंग, एनी ऑफ द नन ऑफ द। इसका आंसर होगा ओनली इन बोर्ड मीटिंग। जो बायबैक होता है ना, बायबैक, मैंने तुम्हारे को थोड़ी देर पहले क्या बोला था, अगर बायबैक की परमिशन लेनी है तो डायरेक्टर परमिशन देते हैं। बायबैक ना दो तरीके के होते हैं। जब भी कोई कंपनी शेयर्स अपने मार्केट से वापस खरीदते है, उसे हम बोलते हैं बायबैक। बायबैक दो तरीके का होता है, एक होता है आप 10% तक का बायबैक करना चाहते हो या 25% तक का। अगर आप 10% तक का बायबैक करते हो तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है, 25% तक का बायबैक करते हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है। तो वो जब बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है ना, वो बोर्ड मीटिंग के अंदर ही पास होना चाहिए, लॉ बोलता है, वो रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से पास होना नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, ओनली इन बोर्ड मीटिंग। नेक्स्ट, in case the chairman is executive, at least dash of the board of members shall be independent director। इसका आंसर होगा हाफ। आपकी कंपनी के अंदर अगर चेयरमैन दो तरीके के होते हैं, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है नॉन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव वो होते हैं, देखो कंपनी में ना दो तरीके के डायरेक्टर होते हैं, एक होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एक होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो होते हैं जो कंपनी की डे टू डे फंक्शनिंग संभालते हैं। एग्जांपल, कंपनी के एमडी, कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर, ये सब कौन है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन होते हैं? जो कंपनी की डे टू डे फंक्शनिंग नहीं संभालते। इसका मतलब सिर्फ कभी कभार आते हैं मीटिंग में और चले जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, पार्ट टाइम डायरेक्टर्स, ये सब कौन होते हैं? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं। तो कहता है अगर आपकी कंपनी का जो चेयरमैन है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो एटलीस्ट हाफ डायरेक्टर कौन होने चाहिए? इंडिपेंडेंट होने चाहिए। नेक्स्ट, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर, इसका हाफ ही होना चाहिए आंसर 64 का। ये रहा हाफ, करेक्ट। हाफ डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। कहां पे थे हम? वापस चले ऊपर। नेक्स्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर सपोज टू एड्रेस द रिपोर्ट टू, देखो वापस आ गया क्वेश्चन, बोर्ड रिपोर्ट किसके आगे पेश की जाएगी? तो मैंने तुम्हारे को भी ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था, नीचे भी आ गया दोबारा। मैंने तुम्हारे को बोला था 3 लोगों के आगे पेश की जाती है, एक आरओसी के आगे, एक शेयर होल्डर्स के आगे, और अगर कंपनी लिस्टेड है तो सेबी के आगे भी। तो इन्होंने ऑप्शन में क्या क्या दिया है? सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको नहीं जाती, एनसीएलटी को भी नहीं जाती, नन ऑफ द अबव नहीं होगा, सेबी ऑप्शन दिया होगा तो सेबी को जाएगी। अब आपको ये देखना पड़ेगा बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। जैसे ऊपर आरओसी और मेंबर दोनों को जाती थी, तो हमेशा मेंबर को सिलेक्ट करना है। जाती वो आरओसी को भी है, लेकिन उन्होंने मेंबर और आरओसी दिया, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव दिया नहीं। अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आरओसी को जाएगी, सेबी को जाएगी और मेंबर को जाएगी ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव कर देना। लेकिन अब ये ऑल ऑफ द अबव कहीं पे भी नहीं दे रहा, तो उसके ऊपर वाले ऑप्शन में मेंबर बेटर ऑप्शन था, तो इसलिए मेंबर पे लिख दिया। यहां वाले में सेबी बेटर ऑप्शन, सेबी कर दिया। नेक्स्ट,
द प्रोविजंस रिलेटिंग टू इन्वेस्टिगेशन आर प्रोवाइडेड इन चैप्टर ऑफ द एक्ट, ये चैप्टर नंबर 14 में डिफाइन है। हमारे कंपनी लॉ में ना इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन के प्रोविजन है, वो कंपनी लॉ टोटल में मैंने बताया ना 29 चैप्टर्स है, 470 सेक्शंस है। हमारे कंपनी लॉ में टोटल में 29 चैप्टर्स है, 470 सेक्शंस है और 7 शेड्यूल्स हैं। तो उसमें चैप्टर नंबर 14 में इन्वेस्टिगेशन के प्रोविजंस दिए हुए हैं, तो चैप्टर नंबर 14। नेक्स्ट, if a company wants to punish an employee or officer of a company, it has to take permission of NCLT। अगर कंपनी किसी एम्प्लॉय को या किसी को भी पनिशमेंट देना चाहती है कंपनी के अंदर, तो उसको NCLT, नेशनल कंप्यूटर ट्रिब्यूनल की परमिशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट, the investigating officer has the power of inspecting and taking evidence etc as per the civil procedure code। सिविल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कंपनी एक्ट, नन ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड, इसका आंसर होगा सिविल प्रोसीजर कोड। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जब इंक्वायरी करेगा किसी जगह की, अगर वो किसी कंपनी की इन्वेस्टिगेशन करता है, तो इन्वेस्टिगेशन करते वक्त उसको जो भी इंक्वायरी करनी है वो एज पर सिविल प्रोसीजर कोड के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग करते हैं, उनके पास वही पावर होती है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ मर्जर द ट्रांसफर कंपनी इज डिसॉल्व, ट्रांसफर कंपनी डिसॉल्व होती है। आपको पता होगा जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज होती है तो क्या होता है, जैसे मान लो एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है बी लिमिटेड, मान लो ए लिमिटेड बी लिमिटेड में मर्ज हो रही है, तो जो कंपनी मर्ज होती है उसको हम बोलते हैं मर्जिंग कंपनी, और इसी का एक और नाम होता है ट्रांसफर कंपनी, और जिसके अंदर वो मर्ज होती है उसे हम बोलते हैं मर्ज्ड कंपनी, और इसी का एक दूसरा नाम होता है ट्रांसफरी कंपनी। जब एक बार एक कंपनी दूसरी कंपनी, अच्छा ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड इज इक्वल टू बी लिमिटेड, ए बी में मर्ज हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, उसके बाद ए खत्म हो जाती है, तो जो कंपनी मर्ज होती है तो उसके बाद क्या होगा, जैसे ये मर्ज होगी तो इस कंपनी के सारे एसेट और लायबिलिटी बी लिमिटेड के बन जाएंगे, इस कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स बी लिमिटेड के बन जाएंगे, और उस शेयर होल्डर्स और एम्प्लॉइज किसके बन जाएंगे, बी लिमिटेड में चले जाएंगे, और उसके बाद ये एंटिटी क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, ये एंटिटी डिसॉल्व हो जाएगी। तो मर्जर होने के टाइम पे जो ट्रांसफर कंपनी होती है वो क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। तो इसका आंसर होगा डिसॉल्व्ड, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, ऑडिटर हैज टू कंफर्म इन द स्कीम दैट इट इज इन कंफर्मिटी विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इट इज इन कंप्लायंस विद द कंपनी एक्ट, बोथ 1 and 2। ऑडिटर को कंफर्म करना पड़ता है कि जो स्कीम है, जो कंपनी लॉ की जो स्कीम है मर्जर अमलगमेशन की, वो किसके थ्रू अप्रूव है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग में अप्रूव होनी चाहिए, प्लस वो कंपनी के अकॉर्डिंग में अप्रूव होनी चाहिए। इसका आंसर होगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट, on amalgamation the following are transferred to the transferee company। पहला rights, liabilities, both of the, none of the, both of the above। मैंने तुम्हारा क्या बोला था, अभी जब एक कंपनी का मर्जर दूसरी कंपनी में, तो उसके राइट और लायबिलिटीज, उसके एसेट और सब कुछ किसके पास ट्रांसफर हो जाता है, सामने वाली कंपनी के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफरी कंपनी पे। इसका आंसर इन्होंने क्या दिया हुआ है, 72 का बोथ ऑफ द अबव ही होना चाहिए, बोथ अबव, ठीक है ना। अच्छा, ये ऊपर वाला क्वेश्चन इन्होंने गलत लिखा हुआ है, इसका आंसर ठीक है ना, ऑडिटर हैज टू कंफर्म इन द स्कीम दैट इट इज कंफर्मिटी विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। खाली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंफर्म नहीं होना चाहिए, कंपनी एक्ट भी फॉलो करना होता है, तो दिस आंसर इज रॉन्ग। उसका आंसर होना चाहिए दोनों। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए, बच्चा पूछता तो क्या लिखेंगे, पेपर में आप दोनों पे क्लिक करके आना, मतलब जो ये वाले पे दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है। इसका आंसर ये वाला कि ऑडिटर की जो स्कीम है वो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग भी फॉलो होनी चाहिए और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग फॉलो होनी चाहिए। इसका आंसर बोथ 1 and 2 होना चाहिए। तुम्हारे स्टडी मेट में इसका आंसर ये दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर ये आना चाहिए, दोनों रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है, तो आप बोथ 1 and 2 पे क्लिक करके आना। नेक्स्ट, when a transfer company is listed and transferee company is unlisted, then the transferee company becomes a listed company? No, वो अनलिस्टेड ही रहेगी जब तक वो लिस्टिंग की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करती। अब इसका क्या मतलब होता है समझाता हूं। देखो, अभी मैंने तुम्हें बताया ट्रांसफर कंपनी कौन सी होती है, जो मर्ज हो रही है, ट्रांसफरी कंपनी कौन सी होती है, जिसमें मर्ज हो रही है। तो अगर ये वाली कंपनी लिस्टेड है और ये वाली कंपनी अनलिस्टेड है, तो वो कह रहा है अगर ट्रांसफर कंपनी लिस्टेड है और ट्रांसफरी कंपनी अनलिस्टेड और ये इसमें मर्ज हो जाए, तो क्या ऑटोमेटिक ये कंपनी लिस्टेड हो जाएगी? आंसर इज नो। ये तो अनलिस्टेड है ना, जिसमें वो मर्ज हो रही है वो तो अनलिस्टेड है, तो ये लिस्टेड नहीं होगी जब तक ये खुद अपने आप को लिस्ट नहीं करवाएगी। ये बाय डिफॉल्ट लिस्ट नहीं हो जाएगी। उल्टा होता ना तो हो जाती। अगर ट्रांसफर कंपनी लिस्टेड होती, अगर ये अनलिस्टेड होती, अगर ये अनलिस्टेड होती और ये लिस्टेड होती और ये इसमें मर्ज हो जाती, तो ये वाली कंपनी के शेयर्स ऑटोमेटिक लिस्ट हो जाते। उल्टी सिचुएशन में हो जाता तब हो जाते, लेकिन यहां पे सिचुएशन उल्टी रखी है। यहां सिचुएशन ये कह रहा है कि ट्रांसफर लिस्टेड है, जिसमें वो मर्ज हो रही है वो अनलिस्टेड है। अगर वो अनलिस्टेड है तो वो बाय डिफॉल्ट ये वाली कंपनी लिस्ट नहीं हो जाएगी, इस बी लिमिटेड अपने आप लिस्ट नहीं हो जाएगी, इसको अपने आप को लिस्ट करवाना ही पड़ेगा। तो इसका आंसर हो गया ये अनलिस्टेड रहेगी
इसका आंसर हो गया ये अनलिस्टेड रहेगी, कंटिन्यूस टू बी अनलिस्टेड कंपनी अनलेस इट रिक्वायरमेंट द लिस्टिंग रिक्वायरमेंट, जब तक ये लिस्टिंग रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करती तब तक ये अनलिस्टेड ही रहेगी। नेक्स्ट, पावर ऑफ द मेजोरिटी सब्जेक्ट टू कंपनी एक्ट, कॉमन लॉ, एमओए, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव मेजोरिटी का मतलब कंपनी में कोई भी जो मेजोरिटी डिसीजन लेके जाते हैं, आपको पता होगा ना ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कितने पे पास होता है, मोर देन 50% पे। तो कंपनी में कोई भी डिसीजन लिया जाता है वो किसके अकॉर्डिंग लिया जाता है, या तो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग या कॉमन लॉ के अकॉर्डिंग या एओए के अकॉर्डिंग। बच्चा पूछता है व्हाट इज कॉमन लॉ? कॉमन लॉ का मतलब होता है वो सारे लॉ जो यहां पे भी लग रहे हैं इसके अलावा, कंपनी लॉ के अलावा, जैसे एग्जांपल सेबी लॉज हो गए लिस्टेड कंपनी के केस में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, अगर कोई कंपनी डीलिंग कर रही है तो वो भी साथ में लगेगा, दैट इज कॉमन लॉ। तो अगर हम कॉमन लॉ इसको बोलते हैं जो साथ में लग जाए आपके, तो कॉमन लॉ के अकॉर्डिंग जो हर जगह जगह लग जाते हैं उसे हम कॉमन लॉ बोलते हैं। तो मेजोरिटी की जो डिसीजन होते हैं, मेजोरिटी की जो पावर्स होती हैं वो इन सारे लॉ के अकॉर्डिंग होती हैं, सबको फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट, एनी एक्ट डन बाय डायरेक्टर्स बियॉन्ड अथॉरिटीज कंसीडर्ड एज अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है बियॉन्ड द पावर्स। कंपनी सिर्फ वही काम कर सकती है जिसके एमओए में लिखा, अगर वो एमओए के दायरे के बाहर जाकर कोई भी काम करेगी उसे हम अल्ट्रा वायर्स बोलते हैं। अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है बियॉन्ड द पावर्स और उस ट्रांजैक्शन को वॉइड माना जाता है। तो इसका आंसर हो गया अल्ट्रा वायर्स। नेक्स्ट, a case of oppression application may be made on fraud on minority, ultra vires act, breach of duty, or any or all of the oppression क्या होता है, किसी पे दबाव डालना। जैसे कंपनी में बड़े शेयर होल्डर छोटे शेयर होल्डर्स पे कुछ करने के लिए दबाव डाल रहे हैं, कुछ भी चीज करवाने के लिए दबाव डाल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन। तो अगर बड़े शेयर होल्डर छोटे शेयर होल्डर ऑपरेशन करते हैं तो उस केस में ऑपरेशन की एक तो एक पहला ना फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी, या छोटे शेयर होल्डर के साथ फ्रॉड करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, एनसीएलटी पे एप्लीकेशन लगा सकते हैं। दूसरा, अगर कंपनी में कोई भी अल्ट्रा वायर्स काम हो रहा है तो भी ऑपरेशन माना जाएगा, हम एनसीएलटी एप्लीकेशन आ सकते हैं। और अगर किसी शेयर होल्डर की कोई ड्यूटी बनती है और वो ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा, या डायरेक्टर्स की कोई ड्यूटी बन रही है वो ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा, वो भी ऑपरेशन कहलाता है। इनमें से कुछ भी होगा तो ऑपरेशन होता है, तो इसके लिए हम एनसीएलटी पे एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इसका आंसर हो गया एनी और ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, एप्लीकेशन हैज टू बी मेड फॉर रिलीफ ऑफ ऑपरेशन टू एनसीएलटी। एप्लीकेशन लगती किसके पास है, एनसीएलटी के पास लगती है। अच्छा, एनसीएलटी के पास रिलीफ देने की जो पावर है वो सेक्शन 242 में है, वो नीचे वाला क्वेश्चन हो गया कि एनसीएलटी के पास जो रिलीफ देने की पावर है वो कौन सेक्शन में, 242 में है। नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन होता है, सीए होता है। कैन आल्सो फंक्शन एज, क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर कंपनी में किस चीज का और ऑडिटर बन सकता है, टैक्स ऑडिटर बन सकता है वो कंपनी के अंदर। नेक्स्ट, अ सीएफओ ऑफ अ कंपनी हैज टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, एमबीए, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा सीएफओ बनने के लिए जनरली ये देखा जाता है कि कंपनी में जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होते हैं ज्यादातर वो सीए होते हैं, सीएमए होते हैं, एमबीए फाइनेंस होते हैं, जनरली देखा जाता है होते हैं। लेकिन एज सच लॉ में कोई क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं करी गई है सीएफओ बनने के लिए। सीएफओ लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी बन सकता है, जिसको डायरेक्टर सीएफओ बनाना चाहे बना सकते हैं। अगर डायरेक्टर किसी ग्रेजुएट बंदे को भी सीएफओ बनाना चाहे बना सकते हैं, डायरेक्टर किसी 12वीं फेल वाले बंदे को भी सीएफओ बनाना चाहे तो बना सकते हैं। मेरे नोन में क्लाइंट कंपनी थी, उसका डायरेक्टर सिर्फ ग्रेजुएट था और उसका सीएफओ सिर्फ ग्रेजुएट था और सीए उसको रिपोर्टिंग करते थे। और उसको क्यों रखा हुआ था, क्योंकि उसके पास 25-30 साल का एक्सपीरियंस था फाइनेंस का। तो इसका मतलब कंपनी में सीएफओ बनने के लिए डायरेक्टर जिसको सीएफओ बनाना चाहे बना सकते हैं, एज सच कोई क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं है। तो इसलिए सीए, सीएफओ, सीएम में होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सीएफओ बनने के लिए, एमबीए वगैरह होने के लिए आप नन ऑफ द अबव, आप बिना किसी क्वालिफिकेशन के भी सीएफओ बन सकते हो अगर डायरेक्टर से आपका लिंक है। नेक्स्ट, सीटिंग फीस फॉर बोर्ड मीटिंग एंड बोर्ड कमेटी मीटिंग। कंपनी में देखो दो तरीके की मीटिंग होती है, एक होती है बोर्ड मीटिंग और एक होती है कमेटी मीटिंग्स। कमेटी मीटिंग जैसे ऑडिट कमेटी अपनी मीटिंग करा रही है, कंपनी में नॉमिनेशन कमेटी होती है वो अपनी मीटिंग कराती है। तो इन दोनों की सीटिंग फीस, अब तो जो डायरेक्टर्स वहां पे आते हैं मीटिंग के अंदर उनको सीटिंग फीस मिलती है, तो दोनों की सीटिंग फीस सेम नहीं होती, जनरली अलग अलग होती है। बोर्ड मीटिंग में ज्यादा मिलती है, कमेटी मीटिंग में जनरली कम सीटिंग फीस मिलती है। तो इसका आंसर हो गया शैल हैव टू बी सेम, मे नॉट बी द सेम। जरूरी नहीं है कि सेम होगी, अलग भी हो सकती है। नेक्स्ट, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर इज वन टाइम एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, एनुअल फीचर, इवेंट बेस्ड फीचर, ऑल ऑफ द। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द। हमारे ना कंपनी लॉ में डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर एक सेक्शन है 184, वो ये बोलता है कि हर साल के पहले साल के शुरुआत में जब वो डायरेक्टर नया नया अपॉइंट हुआ, प्लस उसके अलावा हर साल भी, प्लस उसके अलावा अगर उसके डायरेक्टर के स्टेटस में कोई भी चेंज आया तो उसको अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ता है। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि उसका उस कंपनी में क्या इंटरेस्ट है उसको डिस्क्लोजर देना पड़ता है। डिस्क्लोजर 3 टाइम देना पड़ता है। इंटरेस्ट मतलब जैसे मान लो मैं एक कंपनी में डायरेक्टर भी हूं, प्लस मैं उस कंपनी से कोई ट्रांजैक्शन भी करना चाह रहा हूं, तो वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो गई तो मेरे को डिस्क्लोजर देना पड़ेगा पहले। या मेरी पहले मैं डायरेक्टर था और मेरी वाइफ भी अब उसी कंपनी में डायरेक्टर बन गई तो मेरे स्टेटस में चेंज आएगा। स्टेटस क्या चेंज आएगा, अब हमारे घर के 2 बंदे डायरेक्टर बन गए हैं तो मेरे को फिर इंटीमेट करना पड़ेगा कि मेरी वाइफ भी इस कंपनी में क्या है, डायरेक्टर है। तो ऐसे अगर कोई भी छोटे मोटे चेंजेस आते हैं तो हमारे को ना डायरेक्टर को डिस्क्लोजर देना पड़ता है। वो डिस्क्लोजर 3 टाइम देना पड़ता है। एक जब वो नया नया पॉइंट हुआ फर्स्ट टाइम पे, तब एक हर साल एक बार एक कॉपी डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट की तब देनी पड़ती है, प्लस अगर उसके इवेंट में कोई चेंज आया तब देनी पड़ती है। तो इसका आंसर होगा ऑल और एनी ऑफ द अबव। नेक्स्ट, कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग, अब्रॉड मीटिंग नहीं बोर्ड मीटिंग, इज टोटल डैश ऑफ टोटल स्ट्रेंथ 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट, इन केस ऑफ मर्जर ऑफ ए लिमिटेड विद बी लिमिटेड, ए लिमिटेड इज डिसॉल्व। अगर ए लिमिटेड बी में मर्ज होगी तो ए खत्म हो जाएगी, तो इसका आंसर होगा ए लिमिटेड इज डिसॉल्व।
डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी ऑफ अ कंपनी डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी कितना डिविडेंड बांटेगी, कितना नहीं बांटेगी, उससे रिलेटेड एक पॉलिसी बनाई जाती है। फाइनल अप्रूवल तो शेयर होल्डर देते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड जो पॉलिसी बनाई जाती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाते हैं। नेक्स्ट, कंपनी शेल नॉट मेक इन्वेस्टमेंट थ्रू मोर देन 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। कंपनी, इसका आंसर होगा 2, लेकिन तुम्हारे स्टडी मैट में ना इधर इन्होंने आंसर 1 दे रखा है, यहां पे वो गलत है। इसका आंसर होगा 2। इसका सेक्शन है 186 सबसेक्शन 1, जाके रेफर कर लेना नॉलेज के लिए। एक कंपनी की 2 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट लेयर नहीं होती। यहां पे इन्होंने स्टडी मैट में आंसर 1 दिया हुआ है, वो दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। इन्होंने आंसर 1 दिया हुआ है। कहां गया? कंपनी शेल नॉट मेक इन्वेस्टमेंट थ्रू मोर देन डैश लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी, इसमें 1 लिखा हुआ है, इसका आंसर 2 होना चाहिए। दिस इज रॉन्ग। तो आप पेपर में 2 पे ही क्लिक करके आना, क्योंकि ये गलत है, रॉन्ग। और मैंने रेफरेंस के लिए सेक्शन बता दिया 186(1), जाके चेक कर लेना। एक कंपनी की 2 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट लेयर्स नहीं हो सकती, 2 होता है आंसर, 1 नहीं होता। नेक्स्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डिपॉजिट इज गाइडेड बाय आरबीआई। एक कंपनी जब डिपॉजिट इशू करती है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज करेगी वो आरबीआई बताता है। नेक्स्ट, नो एलिजिबल कंपनी शैल एक्सेप्ट एनी डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स अप टू 10%। एक कंपनी अपने मेंबर से डिपॉजिट खाली कितना ले सकती है? 10% तक का ले सकती है एलिजिबल कंपनी। डिपॉजिट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट, इंटरिम डिविडेंड इज डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इंटरिम डिविडेंड को कौन डिसाइड करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैन बी इंस्पेक्टेड बाय एनी डायरेक्टर। जो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं उसको कोई भी चेक कर सकता है, कोई भी डायरेक्टर चेक कर सकता है, कोई भी डायरेक्टर ओनली, तो एनी डायरेक्टर। तो आज 90 एमसीक्यूज मैंने आज भी कवर करा दिया, बस अब मैं थक गया यार, और भी काम है बहुत सारे, सुबह से बिजी था, लेकिन स्टिल मैंने कहा चलो एक पार्ट और बना देते हैं। धीरे धीरे ऐसे आते रहेंगे, आपके पास 1-2 दिन में और आ जाएगा पार्ट, ऐसे ही फिर और आ जाएगा, मैं बनाता रहूंगा। आज पार्ट 2 आ गया। पार्ट 1 अभी आई होप आपको अच्छा लगा होगा। पार्ट 1 अगर अभी तक नहीं देखा तो पार्ट 1 को जाकर देख लेना, उसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और हम लोगों ने मैराथन वगैरह भी यूट्यूब पे डाल दिया, उसको भी देख लेना, वो पार्ट 1 के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखे हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा। ठीक है जी, मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 3 के अंदर।